1962। और इसके अलावा एक बार 20 मिश्रा, आर.सी. अग्रवाल, 20 मिश्रा। हाँ बीएमएस खोज के साथ है। हाँ। उसके बाद यानी वो सबसे पहले देखो इसकी जो खोज की थी किसने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने, साथ में उसने उत्खनन किया। ठीक है, उसके बाद दोबारा आता है कि दूसरी बार या फर्स्ट बार में से उत्खनन करे तो वो करता है आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने कब किया था उत्खनन? 1956 ईस्वी में किया था। उसके बाद तीसरी बार इसका उत्खनन किया गया एच.डी. साकलिया ने किया। ठीक है, आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम क्या है? आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम। तो इसमें एक लाइन में कहती है उपनाम है धूलकोट। तो धूलकोट के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए स्थानीय नाम। आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम धूलकोट। आप थोड़ी सी जगह छोड़ देना बेटा ना, धूलकोट था। हाँ धूलकोट, इसी को हम कहते हैं ताम्रवती सभ्यता। ठीक है ना, कौन सी सभ्यता है? ताम्रवती सभ्यता। अगर आपसे ताम्रजननी सभ्यता पूछी जाए तो देखो ये तो मैंने कहा कि इसका उपनाम है ताम्रवती सभ्यता, और दूसरा आपसे पूछा जाए ताम्रजननी सभ्यता, दोनों में फर्क है। ये तो है ताम्रजननी पूछेगा तब तो है गणेश्वर, और ताम्रवती पूछेगा तो आहड़। ये जरूर ध्यान रखिए, एग्जाम में हमेशा वही क्वेश्चन आता है जो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, लेकिन केवल कंफ्यूज वाली कंडीशन बनती है। ठीक है, तो ताम्रजननी सभ्यता गणेश्वर और ताम्रवती सभ्यता कौन सी है? आहड़ है। क्लियर है? राजस्थान में मृतकों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? आहड़। आहड़ को कहा जाता है। और मृतकों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को याद रखना है आपको। क्लियर है बात? याद रखना। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ बात कर रहे थे कल, ये पेंटिंग हमको वापस नहीं दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी, भाई हमें आहड़ से क्या क्या प्राप्त होगा। ये मैंने आपको बताया सिलबट्टा, कि ये जो आकार है ये सिलबट्टे का आकार है। सिलबट्टा तो आप आमतौर पर देखते हैं घरों में चटनी वगैरह बनाने के पीसने के काम आता है। ठीक है, तो सिलबट्टे के साथ कहाँ से मिले हैं? आहड़ सभ्यता। ठीक है, तो देखिए सिलबट्टा है तो किसका होगा भाई? पत्थर का, पाषाण का। ठीक है ना, ये जो चित्र है ना आपको ये याद रखना, पेंटिंग इसलिए कराता हूँ जिससे कि आपके माइंड में चीजें प्रेजेंट रहे। कई बार ऐसी क्वेश्चन से फैक्ट आपसे पूछ देता है कि आप ये भूल जाते हैं, बोले साहब ये चीज तो मार साहब ने लिखा ही नहीं। अब सिलबट्टा है मिट्टी का तो वही बनाएगा नहीं, सिंपल सी बात है, मिट्टी का बनाएगा तो आप उसमें टमाटर और पीसोगे तो वैसे ही चला जाएगा पीसने में। ठीक है ना, तो यानी ये पाषाण यानी पत्थर के प्रमाण है। आगे बात सुनो, इसके अलावा मैंने कहा था कि एक घर में 3 से 6 चूल्हे, 3 से 6 चूल्हे, यानी संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। जो लोग रहते थे वो सामूहिक परिवार प्रथा में रहते थे। इसके अलावा मैंने कहा कि एक दो मुंह का क्या बना? चूल्हा बना, एक का मुंह ऐसे और एक का मुंह ऐसे, और उस पर क्या बना? घंटे की बनी हुई। आगे बात वजह से आप ये देखते हो गाँव में महिलाएं कुछ बनाती हैं, तो जैसे देखते हो ना वो बिटोरे वगैरह बनाए जाते हैं, तो महिलाएं जब वो बनाती हैं तो उसमें जो आगे छाप देती हैं वही वो मिट्टी की कला है। तो जब ये बनाए गए थे चूल्हे, यानी इस पर किसी महिला ने क्या किया, मैं अपने हथेली की छाप उसमें कर दी। या फिर ऐसा हो सकता है कि महिला बना रही होगी, कोई बच्चा आ गया हुआ खेलता हुआ उसमें उस पर आप लगा दो, गीला रखा होगा सुखाने के लिए हाथ लगा दो, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है बात? तो देखिए अभी ये दो मुंह का चूल्हा है। ठीक है, तो एक और तो देवरानी रोटी बनाएंगे, दूसरी ओर जेठानी रोटी बनाएंगे। तो दो मुंह का चूल्हा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? आहड़ से प्राप्त हुआ। फिर मैंने आपसे कहा था पहले देखिए मकान जो घर, एक घरों की दीवारों में ईंटों का प्रयोग, तो ये साइड वाली दीवार। ठीक है ना, नीम की हम बात करें तो नीम जो भरी जाती थी पत्थर, शिष्ट नामक पत्थर का प्रयोग हुआ। कौन सा पत्थर? शिष्ट नामक पत्थर।
छत लड़की और इसके जो फर्श होते थे, फर्श होता था वहां पे चकमक नामक पत्थर का प्रयोग। कौन सा पत्थर? चकमक। चकमक पत्थर। और छत किसकी बनी होती थी? लकड़ी की। लकड़ी की बनी होती थी। और जल निकासी के लिए जल चक्रकूप विधि का प्रयोग किया जाता है। जल चक्रकूप विधि यानी जमीन में एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें खाली मटके रखे जाते हैं और खाली मटकों में मिट्टियां भरी जाती है। अब जल निकासी का जो पानी यानी घर का जो आता था वो मिट्टी में होकर के और उसमें घड़ों में मटकों में क्या होता था वही समाहित होता था, जिसे इतिहासकारों ने किस विधि का नाम दिया? जल चक्रकूप विधि। जल चक्रकूप विधि। फिर देखिए मैंने कहा कि इसको गोरे एवं कोठी की सभ्यता कहा जाता है। ये आकार आप देख रहे हो ड्रम जैसा, पहले अब तो शायद नहीं मिलते, अब तो वो आपकी लोहे वाली की कोठियां चल रही है। पहले घरों में आप देखते कुठीला मिलते थे, कुठीला मिलते थे जिनको कागज वगैरह गला करके मिट्टी वगैरह का ऐसा मिश्रण करके खड़िया वगैरह मिला करके उनको बनाया जाता है। अभी भी मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, जिनको हम क्या कहते थे? कुठीला। तो यहाँ से दो बड़े कोठी प्राप्त हुए, कुठीला प्राप्त हुए, जिसमें एक का नाम तो क्या है और दूसरे का नाम क्या है? कोठी। ठीक है, राजस्थानी भाषा में इसको जैसे अपन कुठीला, सोहरी, सोहरी, भंडेरी। क्योंकि यहाँ से गोरे और कोठे मिले इसीलिए इसको गोरे एवं कोठे वाली सभ्यता भी कहा जाता है। आगे बात सुनो। इसके अलावा यहाँ से इसकी आकृति कुछ मिलती हुई दिखती है आपको? त्रिशूल। त्रिशूल में इसकी आकृति एक आकृति में ही मिलेगी ऐसी। इसे पहचान क्या? आदमी है। कौन है? आदमी है। इसका कोई नाम हो सकता है क्या? नाम हो सकता है? इसका नाम आपको याद रखना है अपोलो। क्या नाम है? अपोलो। अपोलो कौन है? आदमी। कंपनी का नाम है। क्या आदमी का नाम है? कंपनी नाम था अपोलो। अपोलो है सूर्य देवता। यूनान में सूर्य देवता को अपोलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो एक मुद्रा मिली, उस मुद्रा पर एक और दो त्रिशूल का अंकन था और दूसरी ओर किसका अंकन था? अपोलो। अपोलो का। आगे बढ़ो। अब देखो हम इसकी बात करते हैं। बहुत सारी चीजें भी और भी बताऊंगा, अभी इसकी इतनी जगह नहीं। पाषाण मिला तो हम इसको पाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं। किस काल की सभ्यता है ये? पाषाण कालीन सभ्यता। पाषाण कालीन सभ्यता। ताम्रवती कहते थे कि काले से भी कनेक्टेड है ये, तो इसे हम ताम्र युगीन सभ्यता कहते हैं। कौन सी सभ्यता है? ताम्र युगीन सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यता। कई बार आपको ऐसे भी मिल सकता है कि ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। तांबा और पत्थर दोनों मिला करके उनके साथ ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। क्लियर है बात? इसके अलावा इसको हम लौह युगीन सभ्यता भी कहते हैं। लौह के भी साक्ष्य मिलते हैं, इतिहास में लिखा हुआ आगे लौह के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ से एक बात और मिलाता है, ये शायद आपको ध्यान आ जाए। मटका में थोड़ा चौड़ाई ज्यादा होती है, इसकी थोड़ी सी लेंथ। इसका गरिया। गड़िया नहीं, अरे गड़िया तो कितनी रहेगी और लंबा करना उसको है ये भी आप बता दें। अब कैसा आकार लग रहा है? एक सुराही का सा आकार लग रहा है। सुराही का बर्तन जग जैसा सुराही देखिए ना, तो सुराही में ऐसे उठते वो ऐसे नाल सी ऊपर गिरती होती थी, वो सुराही ऊपर, लेकिन इसमें नाल नहीं थी। ये सुराही का बर्तन है, ये जल पात्र है जिसे अपन वर्तमान की बोतल से कनेक्ट कर सकते हैं। जल पात्र प्लास्टिक की बोतल है तो वो मोडिफाइड है, तो एक तरह से जल पात्र यानी जल का पात्र था, जग जिसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे जल पात्रों का जो प्रचलन था वो ईरान में था उस समय।
और ईरान में जल पात्रों का इतना प्रचलन था, जबकि ये मिलता कहाँ पर है हमें? आर्य सभ्यता। तो इसका मतलब आहार सभ्यता का और ईरान सभ्यता का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी व्यापार और वाणिज्य के संबंध। क्लियर बात? इसके अलावा फिर यहाँ से एक पत्थर और मिलता है, वो भी ईरान में ही मिलता है, लेकिन यहाँ भी मिल गया। और इस पत्थर का नाम था लेपिस लाजुली। क्या नाम है पत्थर का? लेपिस लाजुली। ये भी ईरान में मिलता है। जैसे क्वेश्चन ये बनता है कि भाई आहार सभ्यता का ईरान से संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य। लेपिस लाजुली। दो साक्ष्य हैं, लेपिस लाजुली नाम का पत्थर और जलपात। जलपात। क्लियर बात? आगे समझ में? ठीक है। अब लिखिए आहार सभ्यता के बारे में। आहार सभ्यता, आहार सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी। आहार सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी। आहार सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता। तो नेक्स्ट लिखना है अपनी लाइन। इसे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति भी कहते हैं। इसे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति भी कहते हैं। इसे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति भी कहते हैं। यह एक लौहयुगीन सभ्यता थी। लौहयुगीन। यह लौहयुगीन। यह एक लौहयुगीन सभ्यता थी। ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति और लौहयुगीन संस्कृति। क्लियर है? यहाँ तक ठीक है। अब आपको लिखनी है विशेषताएं। विशेषताएं या साक्ष्य यानी प्रमाण क्या क्या मिलता है। नंबर फर्स्ट आपको लिखना है सिलबट्टे के साक्ष्य। सिलबट्टे के साक्ष्य। एक साथ 3 से 6 चूल्हों के साक्ष्य। एक 2 मुंह वाले चूल्हे के साक्ष्य। चूल्हे पर हथेली की छाप। अभी जब हम सिलबट्टे और चूल्हों की बात कर रहे हैं, तो सिलबट्टे और चूल्हे हैं, ये हमें क्या चीज दर्शाते हैं? ये शहरी सभ्यता होगी या ग्रामीण सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता होगी।
तो ये आपको नोट रखना है, ये नोट है आपका ध्यान। आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता, आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। अब यहां का समाज कैसा होगा? व्रत प्रधान या मार्ग प्रधान? मार्ग प्रधान। मार्ग प्रधान बिल्कुल गलत जवाब। किसी भी फैक्ट में आपसे अगर कहीं समाज के बारे में पूछा जाए, सभ्यता अगर ग्रामीण हुई तो वो समाज हमेशा प्रतिसत्तात्मक है। सभ्यता अगर शहरी हुई तो वो 100% समाज में आपसत्तात्मक है। गाँव में पुरुषों की चलती है, ठीक है, शहरों में महिलाओं की चलती है, चीज आप हमेशा याद रखना। दूसरा लोग आहड़ में प्रतिसत्तात्मक समाज, आहड़ में प्रतिसत्तात्मक समाज। छाप लिया? अगला पॉइंट लिखना है संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन। मकानों की छत लकड़ी से, मकानों की छत लकड़ी से, दीवारों में ईंटों का प्रयोग, नींव में शिष्ट पत्थर का प्रयोग, नींव में शिष्ट पत्थर का प्रयोग, और फर्श में चकमक पत्थर का प्रयोग। और जल निकासी के लिए जल चक्र विधि का प्रयोग। और जल निकासी के लिए जल चक्रकूट विधि का प्रयोग।
जल चक्र विधि के बारे में लिख रहा हूँ ऐसे लिखा है। मैं जल चक्र विधि क्या है लिख रहा हूँ ऐसे, नहीं तो अगर नहीं बनाते हो ना तो ऐसे देखो सिंपल बना लेना, ये याद रहेगा आपको। पेंटिंग बनाना सीख जाओगे तो ज्यादा ठीक रहोगे। कुछ नहीं है पेंटिंग बनाने में, लड़कियों को तो दिक्कत नहीं है, तो लड़कों को दिक्कत आएगी, लेकिन मैं सिखा दूंगा लड़कों को। देखो ऐसे मकान बनाना है, इंडिकेशन आपको ऐसे देना है, ये तो आपको पता है बड़ी के साथ साथ। तो यहाँ ऐसे एरो लगाते हैं, लकड़ी की छत, ऐसे ध्यान रहेगा आपको। एक साथ बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। छत पे एरो लगा दिया तो एक साथ लकड़ी की छत, यहाँ लिख लो ईंट की दीवार, यानी दीवार ईंटों से बनी, नींव में शिष्ट पत्थर का प्रयोग। तो यहाँ ऐसे लगाए किसान फर्श में चकमक पत्थर का प्रयोग, और फिर ये निकालने के लिए भाई जल चक्रकूट विधि, जल चक्रकूट विधि। अब ये आपको पानी यहाँ से निकालना है जल निकासी व्यवस्था के लिए, तो ये रखना है आपको ऐसे यो बना दिया, और इसमें कुछ नहीं बस गोले गोले से बनाने हैं, आपको समझ में आना चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे करते बोले कि साहब ये क्या है, गड्ढा, गड्ढे बोले साहब ये क्या है, मटके, बोले साहब मटकों में क्या भरा हुआ है, ये मिट्टी। ये हो गया आपकी जल चक्रकूट विधि। हमने आपको अलग से लिखा था, बोले कि साहब पहले गड्ढा खोदते हैं, फिर उसमें मटके रखते हैं, फिर उसमें मिट्टी डालते हैं, तब उसके ऊपर में पानी आएगा, तब उसे जल चक्रकूट विधि। बस इतना समझना है, इसमें आपके 3-4 फैक्ट भी किए हैं। सही नाली में लकड़ी की ना, कौन सी बेटा? नहीं, लकड़ी की नहीं है नाली, केवल छत लकड़ी की है, वो तो केवल काली पत्थर है। मेरे आपको बताया था एकमात्र स्थल है काली पत्थर जहाँ से लकड़ी की नाली के साथ छूने, केवल काली पत्थर से, और कहीं से लकड़ी की नाली नहीं। याद उससे निकालेंगे। आहट से तांबे की 6 मुद्राएं और आहट से तांबे की 6 मुद्राएं
और 3 मोहरे प्राप्त हुई। आहट से तांबे की 6 मुद्राएं, 3 मोहरे। देखो काली गंगा से मोहरे प्राप्त हुई थी, मुद्रा प्राप्त नहीं हुई, ठीक है ना। लेकिन यहां से आपको 6 मुद्राओं की, तांबे की 6 मुद्राओं की निर्माण करनी, ठीक है। यानी यहाँ पे जो व्यापार वाणिज्य था तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में नहीं थी, यहाँ सीधा था मुद्रा प्रचलन में। आगे का बात सुनो, तो यहाँ से तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरे प्राप्त, और अब एक नोट छापिए 100 रुपए। एक मुद्रा पर एक ओर त्रिशूल एवं दूसरी ओर यूनानी देवता अपोलो का चित्र था या अंकन था। मैंने अभी आपको बताया था, बोले साहब ये नहीं मुद्रा, एक ओर तो हो गया त्रिशूल और दूसरी ओर हो गया आपके देवता अपोलो। एक मुद्रा पर एक ओर त्रिशूल तथा दूसरी ओर यूनानी देवता अपोलो का अंगन था। अपोलो के लिए अपोलो सूर्य देवता, यूनान में सूर्य देवता को अपोलो के नाम से संबोधित करते हैं। छापिए, अगला बोर्ड छापिए। आहर से प्राप्त आहर से प्राप्त बिना हत्ते का जलपात्र और लेपिस लावली नामक पत्थर इसका ईरान से संबंध दर्शाते हैं। आहर से प्राप्त बिना हत्ते का जलपात्र और लेपुस लालवी नामक पत्थर। देखो जब आप नोट लिखते हो ना, तो जब आपके पास लाइन ज्यादा हो जाती है तो आप बढ़ाना पढ़ते हो, तो फिर आप ये बोलते कि क्या लिखा दिया मैंने, तो ऐसे करा दिया कर लिया करो। और इसको देख लो भाई, जलपात्र, ईरानी जलपात्र, बोले कि साहब ईरानी जलपात्र है, बोले का पत्थर बनाना है तो ऐसे पत्थर बना लिया, बोले कि साहब ये लेपिस लावली है। क्योंकि जब आप बाद में रिवाइज करोगे ना तो ये पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको चित्र भी दिख गया तो आपके माइंड में तुरंत बात हो जाएगी, बोले साहब ये ईरानी जलपात्र है, तो ये लेपिस लावली है।
फिर अगली विशेषता लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आहार से अनाज भंडारण के दो बड़े पात्र, ये ऐसे लिखना, कोठी जिसे अपन बोल सकते हैं या कोठीला, जो भी आपको मतलब समझ में आ जाए। ये बड़े पात्र मुख्य है, कोठी कोठीला बाकी का जो आप लिखना चाहें। प्राप्त हुई जिन्हें गोरे एवं कोठे नाम से जाना जाता है। आहार से अनाज भंडारण के दो बड़े पात्र जिन्हें कोठी प्राप्त हुई, जिन्हें गोरे एवं कोठे कहा जाता है। इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे कम टाइम में। एक साथ ये तो गोरे हैं और ये कोठे हैं। आहार से अनाज भंडारण के दो बड़े पात्र कोठीला प्राप्त हुए, जिन्हें गोरे एवं कोठे कहा जाता है। यहाँ चार बार करा करके आहड़ को गोरे एवं कोठे संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ को गोरे एवं कोठे संस्कृति भी कहा जाता है। आपने फिर अगला नोट यानी सी में स्टार पर लगा देंगे। आहड़ को बड़े मृदु भांडों, मृदु भांडों, हाँ, की संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो बड़े लोग गोरे जो होते हैं, भाई कागज का प्रयोग तब करते हैं तब कागज का था, कागज होती था तब ये जो गोरे कोटे बनाए गए थे मिट्टी से लेते थे और दोनों का आकार क्या था, बड़ा था, तो इसलिए इसको बड़े मृदु भांडों की संस्कृति भी कहा जाता है। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। आकार कितना था उसका? 15 बाई नहीं, 54 बाई 33, जिसे हम ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक आपको बोला था अन्नागार, विशाल अन्नागार, वो कहाँ से मिला था? अन्नागार विशाल, वो भी मोहनजोदड़ो से मिला, उसका आकार कितना था? 150 बाई 150 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा। क्लियर बात है? ठीक है। अगला लिखिए नोट क्या विशेषता है, ये छापी है ना, समझ में तो आ रहा है ना? किसी को कोई समस्या? टॉपिक की बोरिंग जरूर है, प्रयास करना है, इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 100% पूरा होते हैं, सब बताना चाहिए।
मृदु भांड प्राप्त आहड़ से लाल एवं काले रंग के मृदु भांड प्राप्त हुए। इन मृदु भांडों के निर्माण में उल्टी तपाई शैली का प्रयोग। उल्टी इन मृदु भांडों के निर्माण में उल्टी तपाई शैली का प्रयोग। ठीक है, तो ये लाल और काले रंग के मृदु भांड होते हैं। यहाँ से उल्टी तपाई से लेंगे क्या आप देखते हो कि मटके वगैरह बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं, चाक वगैरह पर कंप्लीट कर देते हैं, उनको पकाया जाता है। तो पात्रों को उल्टा करके रखा जाता है। यदि इसके मटके का मुंह कैसे होगा, नीचे जमीन की हो, ऐसे उनको जलाया जाता है। उसके ऊपर वो अपना जो भी वेस्टेज जो होता है वो रख देते हैं जलाने के लिए, जिससे वो आग पकड़े और आग में क्या है कि मिट्टी जो है ये पक जाए। यदि वर्तमान में भी यह विधि प्रचलन है, यदि बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को उल्टा रख करके उसे गर्म करना, उल्टी तपाई, यानी उल्टा करके तपाई, यानी उसको तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा, वो क्या है इस शैली का जो प्रचलन था वो आप लगा लो आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व से ही है। क्योंकि 8 सप्ताह का जो समय माना जाता है वो 1900 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो उस समय भी आपको याद रखना है उल्टी तपाई शैली का प्रयोग। इसके अलावा देखिए अब कलाकारी तो अपन करते हैं, आप देखोगे ना, आप जैसे जाते हैं तो बर्तनों पर मृदु भांड जो होते हैं, मटके वगैरह, पेंट वगैरह से करते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी अद्भुत आदमी थे, ये भी भाई अपने आप कलाकारी करते थे। यानी ये भी क्या करती थी, चित्रकारी करती थी बर्तनों पर। क्या करती थी? चित्रकारी। और इस चित्रकारी को, मृदु भांडों पर की गई चित्रकारी को उकेरण विधि, कौन सी विधि है? उकेरण विधि या उकेरण शैली, और इसी को कहा जाता है ऊपर चिपकाई शैली का प्रयोग किया जाता है। यदि इन मृदु भांडों पर की गई चित्रकारी को उकेरण शैली या ऊपर चिपकाई शैली के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात? तो देखिए नेक्स्ट लाइन है, इन मृदु भांडों पर की गई चित्रकारी, इन मृदु भांडों पर की गई चित्रकारी उकेरण शैली, चित्रकारी उकेरण शैली या ऊपर चिपकाई विधि के नाम से जाना जाता है।
मृदुवाओं पर की गई चित्रकारी को किरण शैली या ऊपर चिपकाई विधि के नाम से जाना जाता है। आहट सभ्यता को लाल काले मृदु भांडों की आहार संपदा को लाल काली मृदु भांडों की संस्कृति कहा जाता है। देखिए गोरे कोठी में था, अब बोल दिया साहब ने गोरे कोठी संस्कृति है। बनास नदी के पास वाला था, इसको साहब ने बनास संस्कृति बोल दिया। ठीक है, आहट क्षेत्र में मिली थी तो इसको आहट संस्कृति बोल दिया था। और लाल और काले रंग के मृदु भांड मिल गए तो अब इसको लाल काले मृदु भांडों की संस्कृति बोल दिया। घबराना नहीं है कि तुम साहब उत्तर लिखा ले जरूरी है बेटा। आजकल का देखिए एग्जाम ऐसा ही है, कौन सा फैक्ट कहाँ से पूछे कोई पता नहीं है, इसलिए सारी चीजें आपको करनी है, कोई भी फैक्ट आपको मिस नहीं करना। दूसरा देखिए आपको भी पता है कि हम पढ़ते तो है 100%, याद रहता है 50%, ठीक है, और पेपर में मिलता है हमें 25%, ऐसे ही है ना। तो इसलिए जितना हो सकता है उतना ज्यादा नॉलेज रखो। आप 200% पढ़ो तब आपको 100% याद रहेगा। जब 200% पढ़ेंगे तो 100% आधा तो याद रहेगा कम से कम, तो 50% में तब आओगे। अब बाकी का आपके इफेक्ट के ऊपर, आपने अच्छा कोर्स किया है, अच्छी मेहनत की है, तो अभी आपके ऊपर है कि आप उस परसेंट को कितना ऊपर प्रभाव कर सकते। तो इसलिए भाई ये मजबूरी है ज्यादा बताना और ज्यादा आपको बताना, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोई भी फैक्ट कोई भी जानकारी आपको छूटनी नहीं चाहिए। अगली विशेषता है आहार से मिट्टी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए। सॉरी, मिट्टी मत करना, आभूषण ही करना। आहार से आभूषण प्राप्त हुए। आहार से आभूषण प्राप्त हुए और ये आभूषण स्फटिक एवं गोमेद से निर्मित। आहार से आभूषण प्राप्त हुए और ये आभूषण स्फटिक एवं गोमेद से निर्मित। आहार से मिट्टी की बैल के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहां कह सकते हैं मिट्टी के बैल की दृढ़ मूर्ति। अच्छा ये बताइए
कुत्ता के साक्ष्य कहां से निकाला? बताया कि नहीं बताया तुमने? नहीं बताया। अच्छा, दिमाग से निकल गया है। चलो इधर लिख लेना मैं कॉल करके। काली मंगा का पालतू पशु, तो डी फॉर डॉग ऐसे लिख लेना है, गोला बना करके। काली बंगा का पालतू पशु कुत्ता, तो इसका मतलब कुत्ते के साक्ष्य काली बंगा से। अब ये जो मिट्टी के बैल की मूर्ति मिली है, एनिमल मूर्ति है, इस बैल को बनाशियन बुल कहा जाता है। इस बैल को बनाशियन बुल कहा जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है, टेराकोटा सुना है आपने? क्या होता है टेराकोटा? ये शब्द है। टेराकोटा सुनाए मेरे साथ? टेराकोट, टेरिकोट कपड़े की कपड़ा होता है टेरिकोट। टेराकोट, टेरिकोटा, टेरिकोटा। चलो बेस एक शब्द और दे देता हूं मैं आपको यहाँ। टेराकोटा कला, काली बंगा देना। काली बंगा से होता क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। टेराकोटा कला क्या होता है? नहीं पता। टेराकोटा कला में मिट्टी है, कुछ तो है। मिट्टी से, मिट्टी और कागज से निर्मित वस्तुएं, मिट्टी और कागज से निर्मित वस्तुएं यानी हस्तशिल्प है ये। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प हस्तकला है, जैसे खिलौना बनाना, और आप पता है ब्लू पॉटरी है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, तो ऐसे कला है। मिट्टी और कागज से निर्मित वस्तुएं टेराकोटा कला बनती है। और राजस्थान में टेराकोटा कला का जो मुख्य स्थान है वो कौन सा है? अच्छे से पढ़ाया मैं लिखूंगा तो आपको नाम याद आ जाएगा। मोरेला, राजसमंद। टेराकोटा कला के लिए मोरेला राजसमंद जाना जाता है। अब मैंने आपसे कहा, बोले कि साहब आहड़ से आभूषण प्राप्त किए, ऐसी कहे ना। और ये किसके बने थे? इस पट्टी के गोबेल से, यदि मिट्टी के टाइप में आते हैं, इस पट्टी के गोबेल से बने थे। तो इसका मतलब ये जो आभूषण प्राप्त हुए हैं, इन आभूषणों में टेराकोटा कला की झलक दिखाई देती है। वर्तमान में मॉडिफाइड है, कोई चीज शुरुआत में होती है तो कहते हैं देसी जुगाड़ से बनाता है, उसको धीरे धीरे क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। तो यहाँ से प्राप्त जो आभूषण है स्फटिक और गोविंद के, ये प्राचीन टेराकोटा कला के से संबंधित हो सकते हैं। वर्तमान में भी देखिए टेराकोटा कला के लिए जो जाना जाता है वो मोरेला राजसमंद जाना जाता है। आहड़ सभ्यता का विकास किन किन नदियों के किनारे है? बनास, बेड़ज
एक नदी और में त्रिवेणी लिखा है था, त्रिवेणी संगम, एक मीनार, मीनार भाई तो आपने सब बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक नदी यहाँ से निकलती है गोविंदा की पहाड़ी उदयपुर से, और ये आती है यहाँ तक इस झील में, और ये झील है उदय सागर झील, ठीक है। यहाँ तक इसको बोलते हैं हम आयर, ठीक है। फिर ये उदय सागर झील से आगे जाती है तो ये किस नाम से हो जाती है, फिर हो जाती है ये बेड़च। इधर से आती है कौन सी, मीनार, ये है मीनार, ठीक है। ये भीलवाड़ा, इधर आती है ऊपर से राजसमंद से, राजसमंद खबड़ौर की पहाड़ियां, यहाँ से एक नदी आती है, यहाँ नदी, ये कौन सी है, बनास, ठीक है। तो देखो राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, इसको किस नाम से जानते हैं, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम कौन सा है, ये सौरभ, सौरभ का त्रिवेणी संगम। यहाँ मेला भी लगता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, महाशिवरात्रि वाले दिन, ठीक है। और ये मुख्य स्थान कौन सा है, यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है, भीमोद, ये है भीलवाड़ा में, ठीक है। तो आहर सभ्यता का जो विकास हुआ है वो 3 नदियों के किनारे, एक तो आपको याद रखना है बनास, गोविंदा, मीनार, बेड़च और बेड़च। इसी को हम क्या कहते हैं, आयन, क्योंकि उद्गम से लेकर के उदय सागर झील तक इसको आयन, और उदय सागर झील से लेकर आगे जाते हैं तो इसको बेड़च कहते हैं। बेड़च, क्लियर है। तो देखिए मैंने कहा बनास यंत्र, ये जो मिट्टी के बैल की जो मूर्ति मिली है वो ये इस एरिया में मिली है आपको, बनास नदी की मिली, आगे तो समझ में, इसलिए इसको क्या किस नाम से जाना गया है, बनासियन बुद्ध के नाम से जाना गया है। हम बात कर रहे थे टेराकोटा कला की, ठीक है। तो अभी नोट्स आते हैं, टेराकोटा कला आहर से प्राप्त आभूषण, टेराकोटा कला का आभूषण, आहर से प्राप्त आभूषण, आहर से प्राप्त आभूषण, प्राचीन टेराकोटा आहर से प्राप्त आभूषण, टेराकोटा, प्राचीन टेराकोटा कला की प्रमाण है। आहर से प्राप्त आभूषण प्राचीन टेराकोटा कला के प्रमाण है। और फिर नेक्स्ट आपको लिखना है, वर्तमान में टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध स्थल, वर्तमान में टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध स्थल, वर्तमान में टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध स्थल मोलेना राजसमंद, वर्तमान में टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध स्थल मोलेना राजसमंद। दूसरा देखिए, जैसे मिट्टी का बैल बनाया, ये कितने खिलौना है, ये भी एक मृदा से है, मिट्टी की कलाई पर है, ये भी आपने टेराकोटा कला। और ये जो बैल बना था इसकी जो बनावट थी, इसको
खिलौने को जो बनाया गया था वो भी शानदार था। कहते हैं ना कि जैसे संपूर्ण कला जो होती है, ऐसा नहीं था कि मतलब कि देखने में आपको लेके यार ये लग रहा है। जैसे मैं पेंटिंग बना रहा हूँ किसी चीज की, एक को लग रहा है कि कुमार साहब तो वैसे बना रहे प्रतीकात्मक, एक ऐसे होते हैं पेंटिंग बनाते हैं आप लोग क्या हूबहू बना दिया। तो ये जो बनारसिया जो बनाया गया है मिट्टी का, मेरा ऐसा लगता है जैसे हूबहू बैल की बना रहा है। तो बनारसिया और यहाँ से प्राप्त जो आभूषण है ये दोनों ही प्राचीन टेराकोटा कला को दर्शाते हैं। राजसमंद की बात कर रहे हैं हम आहड़ की, राजसमंद से भी नदी निकल रही है बनास, ऐसे ही है ना, आहड़ नदी उदयपुर से है और वर्तमान में भी राजसमंद क्या है मिलेगा मुख्य स्थान है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अब देखो आप मेले वगैरह में जाते हो घूमने, मेले वगैरह में घूमने जाते हो या आप कहीं कोई मंदिर वगैरह में आप जाते हो, जैसे राधा रानी वगैरह के दर्शन जाते हो आप, तो वहाँ कुछ महिलाएं बैठी होती हैं और उनके पास लकड़ी के होते हैं कुछ ठप्पे, वो उनमें रंग भरते हुए के साथ मेहंदी लगवानी है तो उनको 1 मिनट नहीं लगती, बोले कि साहब ये लो अग्गे मेहंदी का 5 मिनट ऐसे कर लो, मेहंदी बन के गया। ठीक है, उनको मेहंदी के ठप्पे कहा जाता है। तो आहड़ से रंगाई छपाई के ठप्पे प्राप्त, ठीक है। उन ठप्पों को कहते क्या है राजस्थानी भाषा में, अपन तो कहेंगे पेपर में पूछेगा तो इन्हीं सब ठप्पे क्या है, दाबू, दाबू भी होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है, दाबू कह सकते हैं। दाबू को पूरी विधि होती है, कपड़ा, हाँ कपड़ा पे जो प्रिंट किया जाता है, दाब करके उसे रख करके प्रेशर बना करके वो दाबू को होती है विधि। लेकिन दाब देने के लिए जिस लकड़ी के यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उस लकड़ी के यंत्र को क्या कहा जाता है, उस लकड़ी के यंत्र को क्या कहा जाता है। क्योंकि देखो राजस्थानी भाषा के शब्द भी आपको याद रखते हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो राजस्थानी भाषा है वो राजस्थान की राजभाषा है। आंदोलन भी चल रहे हैं, पूरा प्रयत्न किया जा रहा है राजस्थानी भाषा को राजस्थान की राजभाषा घोषित करने का। तो आपको राजस्थानी शब्दों से भी परिचित है, क्लियर है ना। तो क्या बात करते हैं मेहंदी का, जो लकड़ी के ठप्पे की हम बात करते हैं उनको पतकाड़े कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पतकाड़े। तो इसमें लिख लीजिए अब, आहड़ से रंगाई छपाई के लकड़ी के ठप्पे प्राप्त हुए, जिन्हें पतकाड़े कहा जाता है। आहड़ से रंगाई छपाई के ठप्पे, लकड़ी के ठप्पे प्राप्त हुए जिन्हें पतकाड़े कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्राचीन सभ्यता स्थलों में, प्राचीन सभ्यता स्थलों में किस स्थल पर रंगाई छपाई के मुख्य केंद्र या मुख्य उद्योग स्थित, या रंगाई छपाई के कारखाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। तो ये आपको याद रखना है, आहड़ की बात कर रहा है आपसे, क्लियर बात। तो नेक्स्ट टाइम लिख लीजिए, आहड़ को रंगाई छपाई का, आहड़ को रंगाई छपाई का मुख्य केंद्र माना जाता है।
देखिए क्वेश्चन आया गुरुजी। हाँ कपड़े पर सेम क्वेश्चन जो आया है आपको ऐसे ही बताऊंगा, इसको वही ऑप्शन रखूंगा, प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन का ही। मतंग पात्रे पितरनी बतकाड़ी या भाग ऐसा है। बोले कि साहब कपड़े पर रंगाई छपाई के जो टुकड़े हैं क्या कहलाते हैं? तो आपको पता ही क्या कहेंगे? बतकाड़ी कहेंगे। सभी ये राजस्थानी भाषा में मतंग क्या होता है? मतंग देखो राजस्थान में क्या है, पगड़ी बांधने का प्रश्न होता है। उस पगड़ी बांधने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पगड़ी की क्या है ऊंचाई है, उसकी गोलाई है उचित रहे, उसको कहा जाता है मतंग। पात्रे पितरनी यानी आप इसको ऐसे कह सकते हो, यदि मतंग की हम बात करें तो पगड़ी बांधने की एक लकड़ी होती है, ठीक है। पात्रे पितरनी क्या है? जैन धर्म सुनाइए आपने अच्छे से। तो जैन धर्म में दो प्रकार के साधु होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। एक तो होता है दिगंबर, दूसरा होता है श्वेतांबर। दिगंबर ये कपड़े नहीं पहनते, कपड़े नहीं पहनते, और श्वेतांबर श्वेत से ये भी सफेद वस्त्र धारण करते हैं। तो जो श्वेतांबर साधु होते हैं, तो श्वेतांबर साधु के हाथ में पात्र होता है लकड़ी का, जैसे अपने साधु होते हैं कमंडल वगैरह रखते हैं, कमंडल वगैरह रखते हैं। तो ऐसे जैन धर्म के जो श्वेतांबर साधु होते हैं उनके पास एक लकड़ी का पात्र होता है, उस पात्र को पात्रे पितरनी कहा है। आगे बात सुनो, तो मतंग पगड़ी बांधने का एक लकड़ी होती है, पात्रे पितरनी श्वेतांबर साधु के पास मिलने वाला लकड़ी का पात्र, पात्रे पितरनी क्या है? बतकाड़ी आपको पता ही है, ऊपर क्वेश्चन में भी है, अभी भी मैंने आपको बता दिया। लकड़ी के खंभे होते हैं। भाखला, भाखला क्या होता है? भातकोट कहाँ है? भाखला भागवालू पड़ा के मात्रा खाता को भारत को पड़ा है। आई चीज कहाँ था? बागले कहाँ? भाखला नहीं पता, खाने की चीज होगी नहीं है। टोडियों की ऊन से निर्मित एक प्रकार का कपड़ा हो। टोडियों की ऊन से निर्मित एक प्रकार का कपड़ा। अब ये टोडियो क्या है? टोडियो में तो समस्या दे रहा है। टोडियो इसे कहते हैं
बेबी ऑफ कैमल, ऊंट का बच्चा। ऊंट के बच्चे को टोडियो के नाम से जाना जाता है। टोडियो होता है ऊंट का बच्चा, यानी छोटा ऊंट होता है, ऊंट का बच्चा टोडियो। तो टोडियो की ऊन से निर्मित एक प्रकार का कपड़ा है, इसे भाटला कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये टोडियो की जो ऊन होती है उसे कलेक्ट किया जाता है और उसे सूती वस्त्र के साथ उसको क्या किया जाता है, मिश्रित कंबाइन किया जाता है। तो उसको मॉडिफाइड करके उसमें जो भी कलाकारी करनी होती है तो एक कपड़ा बनता है। उस कपड़े की विशेषता ये होती है कि वह क्या है, उसमें जो नमी धारण की क्षमता है वो बैलेंस होती है। जैसे पानी गीला हो गया तो उसमें ज्यादा देर पानी रखना नहीं, यानी वो ना तो सूखा रहता है ना गीला रहता है, उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी अच्छी होती है। तो एक प्रकार का कपड़ा ही आपको समझना है कि टोडियो की ऊन से निर्मित एक प्रकार का कपड़ा बाटला। अगली विशेषता लिखिए, आहड़वासी। कृषि से परिचित थे। आहड़वासी कृषि से परिचित थे। आहड़वासी कृषि से परिचित थे। आहड़वासी कृषि से परिचित। मुख्य फसल चावल और ज्वार, और इनकी जो मुख्य फसल थी चावल और ज्वार। आहड़वासी कृषि से परिचित थी और इनकी मुख्य फसल चावल और ज्वार। मुख्य पशुपालन, कुत्ता, हाथी, बैल। और इनका जो मुख्य पशुपालन था वो था कुत्ता, हाथी और बैल। उद्योग तो पता है तांबे से संबंधित क्यों होगा, तांबा गलाने की भट्टी। उद्योग तो या तांबा गलाता है तो तांबा गलाने की भट्टी। और व्यापार आपको याद रखना है, मुद्रा प्रणाली, मुद्रा का प्रचलन। यहाँ वस्तु मिलने मतलब देना, मुद्रा आदि यदि धन आ गया तो मुद्रा का प्रचलन। और यहाँ से माप तोल के बाट प्राप्त हुए। और कहाँ से प्राप्त हुए थे? माप तोल की बाट कालीबंगा से, मिट्टी का पैमाना कालीबंगा से, ठीक है। तो यहाँ से भी माप तोल की बाट प्राप्त हुई। अगला पॉइंट कैसा और क्लास ना लूंगी का क्या क्लास और ना लूंगी, क्या नहीं चल रहा, क्लास और ना लूंगी ना, कोई बात नहीं, अपने सिद्धांत फॉलो करेंगे, समझना है। अरे बढ़िया है, जीके का पोर्शन आपको बहुत लंबा पड़ेगा। जितनी क्लास है आपको मिल जाए ना उतना ही बेस्ट। पेपर नजदीक आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो आप पे भेज रहे हैं कि माड़ा साहब दिखाते जा रहे हो, कब होगा खत्म, कब होगा खत्म। आज क्या है, पटवारी जी हैं, उनके परिवार में डायल हो गई है तो इसलिए नहीं आ पाए हैं। तो फिर क्या करेंगे, पढ़ना तो नहीं
आप एक घंटे बैठे रहेंगे उससे क्या सेंस बनता है? मैं फालतू आदमी हूँ, सुबह से शाम तक मेरा काम है यही, पूरे से आप पढ़ा रहे हैं 10 घंटे ये क्या है? तो यार तुम चार होगा और मुख्य पशु होता है, ठीक है, कुत्ता, हाथी, बैल, यहाँ से गेंडा के मान लिखा है, एक और बड़ा गेंडा, गेंडा के मान और देखिए पशुपति की मौत कहाँ से निकली? पशुपति की मौत हड़प्पा से और जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो पशुपति की मौत पर, धन्यवाद भाई साहब, पशुपति की मौत पर 4 पशुओं का अंकन था। कौन कौन से थे? गेंडा, व्याघ्र, हाथी और बैल। ध्यान रखना केवल पूछेगा पशुपति की मौत पर निम्नलिखित में से किसका अंकन है? ऐसे पूछेगा या किस समूह का अंकन है, या ऐसे पूछेगा। क्लियर है बात? ऐसे 2 मिनट आप थोड़ा सा रेस्ट, ये 2 ही नहीं 1 मिनट क्वेश्चन है, चाहे पे ले लो ना। ये कहाँ गए दोनों शक्तिमान? पानी पी लो। वही हमने बात की पशुपालन। पशुपालन का आपको याद रखना है कुत्ता, हाथी, बैल और गेंडा होता है। तो जो गंदे पूछेगा तो देखिए तांबा था तो तांबे के लाने की घंटे प्राप्त होगी, तांबा बनाने की और कहाँ से प्राप्त होगी? और से भी मिली थी। व्यापार मुद्रा का प्रचलन था। मैंने बताया इसमें आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन, मैं लिखूंगा नहीं, आपसे बेसिकली पूछूंगा, है ना? बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? लिखो ना। तो उसमें आप देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बोले कि साहब आहड़ में, आहड़ के लोग आहड़ में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। आहड़ में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। आहड़ से वागतोड़ के भाग प्राप्त हुए, आहड़ से सिरमट्टे के साथ प्राप्त हुए, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो वहां एक याद रखना है मुद्रा का प्रचलन है, ये भी भाई सिंधु घाटी सभ्यता स्थगित में है, ठीक है ना? तो यहाँ पर याद रखना है कि मुद्रा का प्रचलन है, ये कंफ्यूज करता है। तो अगर आप याद रखो तो विशेषकर आप में याद रखना कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन नहीं था, ये विशेषकर याद रखें। ये बात आती है हमारे पास, क्योंकि वस्तु विनिमय का प्रचलन आता प्रचलन काले बाजार, लेकिन यहाँ से और वहां से क्यों? क्योंकि वहां मुद्राएं नहीं थी, यहाँ मुद्रा आगे बात करूं। मैं बस ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, आगे में 4-5 लाइनें और हैं, तो इसी के साथ आहड़ शब्द का आपको कंप्लीट हो जाएगा। आहड़ में सबके साथ, आहड़ में सबके साथ आभूषण और वस्तुएं दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। आहड़ में सबके साथ आभूषण और वस्तुएं दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। आहड़ सभ्यता का मुख्य स्थल या केंद्र
गिलोन, जो कि रात समुद्र में स्थित है। आहड़ सभ्यता का मुख्य स्थल या केंद्र गिलोन राष्ट्र। इसके अलावा देखिए आहड़ से पूजा की थाली, तांबे की कुल्हाड़ी, अंगूठी आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए। आहड़ से पूजा की थाली, तांबे की कुल्हाड़ी, और अंगूठी आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए। और इसी के साथ आहड़ सभ्यता होती है आपकी यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, देखो होने को तो बहुत सारे फैक्ट हैं, कितने भी आप पढ़ते रहो, पर मेरा मानना है अगर इनको भी आपने याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आउट नहीं करेगा। अब याद नहीं होगी आपको ये सभ्यता। देखो ज्यादातर फैक्ट हमने आज ही पढ़े। अब आपको इसको क्या करना है, ब्रीफ करना है शॉर्ट में। यानी आपका ये 2 पेज का जो मैटर है ये आधे पेज में नहीं आना चाहिए, पूरा का पूरा। ठीक है, ठीक है। तो आज की हम बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले जैसे आपने पूरा मैटर पढ़ लिया, अब ये आपको रिवाइज करना है। अब आपको रिवाइज करना है, तो इसमें पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। आहड़ सभ्यता का स्थान कौन सा है? उदयपुर। मुख्य स्थान से याद रखूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको उदयपुर नाम आघाट कर दे दिया तो देखिए ऐसे शॉर्ट याद करना है। बोले कि साहब आघाट कहाँ पर स्थित है? उदयपुर। उदयपुर में। बोले कि साहब खोज कब हुई थी? 1953 में। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। बोले साहब 1956 में क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। उत्खनन किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास। किसने? आर.सी. अग्रवाल ने। बोले कि साहब ठीक है। उसके बाद 1961 में उत्खनन हुआ था। H.D. सांगलिया। और एक दूसरा व्यक्ति और था इसके साथ, B.C. मिश्रा। B.N. मिश्रा। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? नदी कौन सी थी साहब? बेडच। मुख्य रूप से इसी को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ये पहले नंबर पर याद रखना है, क्योंकि मुख्य स्थान में शुरुआत हुई थी इसी से हुई थी। इसके अलावा और कोई नदी पूछेगा तो आपको याद रखना है, कॉमा लगा के उनके साथ में बनास मिला, और उसके बाद फिर मेन आ गई। ठीक है, याद आप लोग को जरूरी नहीं कि आपको बेहद पूछे कि आहड़ सभ्यता या आहड़ जो केंद्र है वो किन किन नदियों के किनारे स्थित है, या किन किन नदियों के किनारे आहड़ स्थल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो फिर आपको 3 दे देगा, या कौन से किसके प्राप्त नहीं होते नहीं भी आपसे पूछ सकता है। तो मुख्य नदी तो है बेडच आयन, दूसरा बनास, तीसरा मेना। क्लियर बात है? अब देखिए हमने बात की उपनाम, आहड़ सभ्यता की उपनाम कौन से हैं? इसको हम बनारस संस्कृति कहते हैं।
इसी को हम कहते हैं आहड़ संस्कृति कहते हैं। इसी को हम धूलकोट बोलते हैं। इसी को हम ताम्रवती कहते हैं। इसी को हम आघाटपुर सभ्यता कहते हैं और इसी को हम आठपुर सभ्यता कहते हैं और इसी राजस्थान में मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहते हैं और कुछ इसी को हम महासतियों का टीला कहते हैं और कुछ और बाद में भी नाम आए थे कुछ। मैंने आपसे कहा था ना, लाल, काली, मृदु भानों की संस्कृति। इसी को हमने कहा था गोरे और कोठे की संस्कृति। ये एक लौह युगीन सभ्यता है। क्या? लौह युगीन सभ्यता नहीं, पहले केवल उपनामों के बारे में बात कर रहे हैं, फैक्ट वाइज। तो ये तो मुझे बेसिक लेके थे। फिर हमें यहाँ से देखिए लाल काले मृदु भानों के लिए तो हमने कहा मतलब सारे लाल काले मृदु भानों की संस्कृति। फिर हमें गोरे और कोठे मिले तो हमने क्या कह दिया, बोले कि सारे गोरे कोठे संस्कृति है। और कोई नाम मिला था क्या इसका? और कुछ मिला था? चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं विशेषताओं। ये जो इसकी मुख्य फैक्ट है, ठीक है, यानी साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए। तो एक तो आपको पता है कि जैसे क्या मिला था, सिलवट्टा, सिलवट्टा मिला था, कुठीला, 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 कुठीला कौन से थे? गोरे और कोठे। गोरे और कोठे। और क्या मिला था? 3 से 6 चूल्हे। और क्या मिला था? 1 से 2 मुंह वाले चूल्हे। 2 मुंह वाला चूल्हा। इस पर हथेली की छाप लगी हुई थी। इस पर मानव हथेली की छाप थी। और क्या था? जल चक्रकूट विधि, जल चक्रकूट विधि के साक्ष्य। और क्या मिला था? शिष्ट पत्थर और जलपात्र। शिष्ट पत्थर का प्रयोग कहाँ था? नींव में, ईंटों, ठीक है, ईंटों की दीवार, ईंट की दीवार, लकड़ी की छत और फर्श। फर्श में कौन सा पत्थर? चकमक पत्थर, चकमक। और छत किसकी थी? लकड़ी। छत लकड़ी की। ये मकानों के संबंधित हो गए। देखिए, हाँ आगे अगले और क्या बताइए फैक्ट? और क्या है? हाँ भाई, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन। परिवार प्रथा। उसके बाद ग्रामीण संस्कृति या ग्रामीण सभ्यता। आरंभ पितृसत्तात्मक समाज। प्रतिसत्तात्मक समाज। सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। क्या? ग्रामीण सभ्यता थी। हाँ, ग्रामीण संस्कृति हो गई। और बताइए और कुछ बाकी है? हाँ, ईरान के जलपात्र और लेपिस लाजुली। 8 से 6 तांबे की मोहरें प्राप्त हुई। लेपिस लाजुली नामक पत्थर। 8 से 6 तांबे की मोहरें प्राप्त हुई। 6 तांबे की मोहर और नहीं मुद्रा मुद्रा था। और 3 मोहर। ये तो ध्यान रखना है, 6 तांबे की मुद्रा और 3 मोहर। 3 मोहर प्राप्त हुई। और एक मुद्रा थी ना, एक यूनानी मुद्रा। यूनानी। एक और तो क्या था? देवता अपोलो। त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो। क्लियर बात? और क्या मिला था? अपोलो को सूर्य देवता। बिल्कुल सूर्य का देवता। और बताइए, रुकना नहीं है, जब ऐसे नहीं आप नकल करके बताओगे, माइंड को ओपनली बताओ आप। और कोठे की संस्कृति थी। ये तो लिख दिया आपने, गोरे कोठे संस्कृति। बैल, मिट्टी का बैल। मिट्टी का बैल था। उसे हम किस नाम से जानते हैं? बनासियन बुल, ठीक है ना? और आभूषण भी लिखे, स्फटिक और गोमेद से मिले। और क्या था? फसल कौन सी थी?
पशु कौन से थे? कुत्ता और पशु का था कुत्ता, हाथी और बैल। कुत्ता, हाथी, बैल और गेंडा। और साहब मुद्रा का प्रचलन था। मुद्रा का प्रचलन बिल्कुल, वो तो आपने पहले ही बता दिया, यूनानी मुद्रा हो गई। हाँ, उल्टी तपाई शैली। माप तोल के माठ में लिया था। माप तोल के माठ। और क्या था? इसमें साहब वस्तु विनिमय का प्राणी का प्रचलन नहीं था। नहीं, मिला क्या था? नहीं था तो कुछ नहीं था। मिला क्या था? वो केरल में थी। और आने दो, अभी लास्ट में लिखा था पूजा की थाली। पूजा की थाली खाने की कुल्हाड़ी और अंगूठी। अंगूठी, सारी चीजें थी ना। और बताओ, अभी तो अपना एक बोर्ड नहीं पढ़ा, 5 पन्ना भर दिया तो अभी ज्यादा एक बोर्ड है। करो यार। बत्ती लिखी थी क्या? तांबे की वाली बत्ती। ये तांबे का नहीं भट्टी था। तांबा गलाने की भट्टी। और क्या बोला था? आर्ट सभ्यता का मुख्य स्थल केंद्र। मुख्य केंद्र। विनोद, राजसमंद। राजसमंद। और क्या था? ये था। आदिवासी कृषि से परिचित थे। वो तो हो गया, चावल में हाँ है बता। चावल दाल लिखते हैं मैंने। लिखो साहब फसल। और कुछ लग रहा है कोई शायद तो आपके हिसाब से माइंड पर जोड़ दो। इसको पढ़ते हुए माइंड पर जोड़ते जाए, कॉपी को पढ़ते हुए नहीं जाए। बोले कि साहब ये चीज रह गई, यही तो देखना है, ये बंद करो।